नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद्या क्लासेस चैनल पर। तो हम मेवाड़ राज्य का इतिहास पढ़ रहे थे और मेवाड़ राज्य के इतिहास में हम बात करेंगे किसकी? महाराणा सांगा की। महाराणा सांगा की बात चल रही थी, ठीक है। महाराणा सांगा, महाराणा सांगा का जो कार्यकाल था वो कितना था? 1509 से लेकर और 1528 ईस्वी तक था, ठीक है। और महाराणा सांगा में हमने बात की थी कि इनके जो मुख्य इसमें बात याद रखनी है ना, वो एक तो है महाराणा सांगा के युद्ध, ठीक है, जो संघर्ष चला था। जैसे एक तो गुजरात के शासक के साथ संघर्ष चला था, ठीक है, मालवा के शासक के साथ भी संघर्ष चला था और दिल्ली के शासक के साथ भी संघर्ष चला था। अब आपसे पूछे कि महाराणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो सिकंदर लोदी था। और जब युद्ध किया था तब कौन था? यानी इब्राहिम लोदी था। और उसके बाद में मुगल शासक बाबर के साथ आगे ये युद्ध करेगा, उसकी बात करेंगे। तो युद्ध की बात चल रही थी। एक तो इन्होंने कौन सा युद्ध किया था? खातौली का युद्ध, ठीक है, जो कब लड़ा गया था? खातौली का युद्ध कोटा में लड़ा गया था। कब? 1517 ईस्वी में, ठीक है। और दूसरा युद्ध था इनका जो बाड़ी, या इसको बोल देते हैं बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध जो कब लड़ा गया था? बाड़ी का जो युद्ध है वो एक साल बाद 1518 ईस्वी में किस किस के बीच? ये जो दोनों युद्ध हुए ना, ये महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ है। किस किस के बीच में? ये दोनों युद्ध जो है वो सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। और इस दोनों युद्ध में कौन पराजित होता है? इब्राहिम लोदी पराजित होता है और महाराणा सांगा विजयी होता है, ठीक है। खातौली का युद्ध और बाड़ी के युद्ध में, ठीक है, इब्राहिम लोदी का दोनों में पराजित होता है, ठीक है। अब कौन सा युद्ध करेगा अभी महाराणा सांगा? गागरोन का युद्ध। गागरोन जो कहा भी झालावाड़ में, गागरोन का युद्ध, यानी मालवा के शासक के साथ संघर्ष चलता है, ठीक है। ये 1519 में होता है। किस किस के बीच गागरोन का युद्ध होता है? गागरोन का युद्ध जो महाराणा सांगा और मालवा का शासक होता है मोहम्मद खिलजी सेकंड के बीच में ये युद्ध चलता है। कौन सा? गागरोन का युद्ध। इसमें मोहम्मद खिलजी पराजित होता है और महाराणा सांगा विजयी होता है, ठीक है। अब जब इब्राहिम लोदी है वो खातौली और बाड़ी दोनों युद्ध में पराजित होता है ना, तो जो इनके जो सामंत होते हैं वो इनसे मतलब सर उठाकर बात करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि सभी जो सामंत थे ना, इनका मतलब अपमान करने लगे थे, ठीक है। और अब जो इनकी इब्राहिम लोदी के जो सामंत हो गए ना, वो काबुल में एक संदेश पहुंचाएंगे बाबर के पास। मुगल शासक जो होता है बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता देंगे। कौन? इब्राहिम लोदी के जो सामंत हो गए। अब बाबर का भारत पर आक्रमण होगा, यानी दिल्ली पर आक्रमण होगा और इब्राहिम लोदी को पराजित करके और बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। कब? 1526 ईस्वी में। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध होता है इसमें। तो अब हम बाबर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यानी बाबर का जो भारत में आक्रमण होता है भारत पर, या मैं कहूं कि बाबर को भारत पर आमंत्रित करने का जो, या निमंत्रण करने का जो न्योता दिया था वो किसने दिया था? अभी जो इब्राहिम लोदी के जो सामंत थे उन्होंने दिया था। बाबर का जो मूल नाम क्या था? अभी जहीरुद्दीन महमूद बाबर, ठीक है। और इनके जो पिता का नाम था वो क्या था? उमर शेख मिर्जा। और माता का नाम क्या था? अभी बाबर का जो माता थी, बाबर की माता का नाम था कुतलुग निगार खानम, ठीक है। बाबर का जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था? बाबर का जन्म हुआ था उज्बेकिस्तान में हुआ था। और कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। ये बाबर की थोड़ी मेन बातें हैं, उसकी हम पढ़ लिया है, ठीक है। बाबर की बात कर ली है। अब बाबर को भारत पर आक्रमण कहूं या फिर आमंत्रित कहूं? भी भारत पर, या मैं कहूं निमंत्रण
चलो आंतरिक लिख दो, आंतरिक करने का न्योता किसने किया था? भारत पर आक्रमण या भारत पर आमंत्रित करने का या भारत पर आक्रमण करने का जो संदेश पहुंचाया था वो किसने कहा था भी? वो इब्राहिम लोदी के शामत कौन? एक तो इब्राहिम लोदी का चाचा जिसका नाम था दौलत खां लोदी, और एक इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई कौन? आलम खां लोदी। ठीक है, ये इनके जो सामंत थे इब्राहिम लोदी के, उन्होंने कहा भी दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी इनको संदेश पहुंचाते हैं बाबर को कि आप क्या करो, भारत पर आक्रमण करो। क्यों इब्राहिम लोदी पराजित होता जा रहा था। ठीक है, इस कारण अभी इसको मारना ही उचित रहेगा। तो बाबर को भारत पर आक्रमण करवाया और बाबर ने आक्रमण किया कब? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। 21 अप्रैल 1526 को आक्रमण किया और कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध। ये पानीपत का प्रथम जो युद्ध कहां हुआ था? अभी पानीपत जो स्थान कहां पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, तो वहां 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ। इसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और बाबर विजयी हुआ था। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का यह शासक था कौन? इब्राहिम लोदी, जो युद्ध मैदान में मारा गया था। यानी प्रथम शासक होता है दिल्ली सल्तनत का जो युद्ध मैदान में मारा जाता है, इब्राहिम लोदी। और बाबर ने भारत में फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है भारत में, और दिल्ली पर अब अधिकार किसका हो गया? बाबर का हो गया। अब बाबर क्या था? महत्वाकांक्षी था, यानी संपूर्ण भारत पर अधिकार करना चाहता था। अब संपूर्ण भारत पर अधिकार करने के लिए पहले किसको पराजित करना होगा? राजपुताने का शासक, या मैं कहूं मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा को पराजित करना होगा, तभी तो वो संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार करेगा ना बाबर। पहले उसको सांगा को पराजित करना पड़ेगा। अब क्या करेगा? बाबर का जो हस्तक्षेप हो जाता है राजपुताने में, यानी इंटरफेयर करता है राजपुताने में, और बाबर का अधिकार हो जाता है एक तो बयाना पर और एक धौलपुर पर और ग्वालियर पर। ग्वालियर जो यूपी में पड़ता है। ठीक है, इन क्षेत्रों पर बाबर का अधिकार हो जाता है। फिर महाराणा सांगा को पता चलता है तो महाराणा सांगा खंडार होता हुआ, यानी खंडार दुर्ग जो कहा है सवाई माधोपुर। ठीक है, खंडार दुर्ग सवाई माधोपुर होता हुआ और बयाना पर आक्रमण करता है। और कौन सा युद्ध होगा? बयाना का युद्ध होगा। कब? 16 फरवरी 1527 को। पहले मैं थोड़ी सी बात कर दूं पानीपत के युद्ध की। पानीपत का प्रथम युद्ध हरियाणा में किसके बीच? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। ठीक है, इसमें इब्राहिम लोदी जो मारा जाता है, या मैं कहूं दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जो युद्ध मैदान में मारा जाता है। ठीक है, युद्ध मैदान में मारा जाता है। इसमें बाबर की विजयी हुई थी और बाबर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने। और बाबर ये प्रथम शासक होता भी भारत का प्रथम शासक जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। प्रथम शासक जिसने कौन सी उपाधि धारण की थी? बादशाह की। या भारत का प्रथम जो मुगल बादशाह कौन बना था? अभी बाबर बना था। ठीक है, अब भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होगी। अब ये जो बाबर जो है ना, ये किन किन क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है? यानी ये पहले आप इस इनको कि ये महत्वाकांक्षी बाबर जो है वो महत्वाकांक्षी शासक था। और महत्वाकांक्षी तो कौन था? महाराणा सांगा भी था। ठीक है, शासक था।
संपूर्ण भारत पर अधिकार करना चाहता था, संपूर्ण भारत पर अधिकार करना चाहता था। तो संपूर्ण भारत पर अधिकार करने के लिए पहले किसको पराजित करना पड़ेगा भी? महाराणा सांगा को, सांगा को पराजित करना पड़ेगा। ठीक है। अब बाबर जो है वो इंटरफेयर कहां करेगा भाई? बाबर ने किन किन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था? बाबर ने एक तो ब्याना पर अधिकार कर लिया था, और ब्याना कहां है भी? भरतपुर में है। और ब्याना का शासक किसको नियुक्त कर दिया था? अपने बहनोई मेहंदी ख्वाजा को, यानी जो मुख्य सेनापति भी था बाबर का, उसको नियुक्त कर दिया था। ब्याना पर अधिकार कर लिया। इसके अलावा धौलपुर पर, इसके अलावा ग्वालियर पर, ग्वालियर पर, ग्वालियर जो कहां भी वर्तमान में यूपी के अंदर, और ब्याना जो कहां भी भरतपुर में। ब्याना कहां है? भरतपुर में। ठीक है। ये बाबर की थोड़ी सी बात कर ली हमने। और ठीक है, इसने पहले कौन सा युद्ध किया था? भी पानीपत का युद्ध किया था। अब पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और बाबर विजयी हुआ था। अब बाबर विजयी हुआ था, कारण क्या था? भी बाबर के पास तो सेना थोड़ी थी, लेकिन इसके साथ तो वो सेना बहुत सारी थी। इनके पास तो सेना बहुत थी और इनके पास सेना कम थी। फिर भी ये बाबर विजयी हुआ। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि बाबर ने किसका इस्तेमाल किया था? तोपखाने का, यानी गोला बारूद का इस्तेमाल किया था। ठीक है। यानी बाबर के पास क्या थी? तकनीक थी। एक तो तोपखाने का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा इसने कौन सी पद्धति अपनाई थी? तुलगुमा पद्धति अपनाई थी। कौन सी? तुलगुमा पद्धति। अब तुलगुमा पद्धति क्या होती है? तुलगुमा पद्धति ये होती है कि दुश्मन सेना के एक तो बाईं ओर सेना भेज देना, एक तो बाईं ओर सेना भेज देना और एक दाईं ओर सेना भेज देना। ठीक है। ये क्या थी? तुलगुमा पद्धति थी। ठीक है। इसके पास क्या थी? तकनीक थी, लेकिन इसके पास तकनीक नहीं थी, जिस कारण ये बाबर विजयी हुआ था। और ये तोपखाने और तुलगुमा पद्धति किसमें अपनाएगा? महाराणा सांगा को पराजित करने के लिए अपनाएगा। ठीक है। अब आपसे पूछे कि भारत में सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग करने वाला, या मैं कहूं तुलगुमा पद्धति का प्रयोग करने वाला जो प्रथम शासक भारत का, कौन है भी? बाबर है। ठीक है। कौन है? बाबर है। अब बाबर का अधिकार हो गया राजपुताने के क्षेत्र पर। कौन कौन से? एक तो ब्याना, धौलपुर के। ठीक है। और लगभग आपके जो पास यानी दिल्ली के जो आसपास जो इलाके थे, उन पर बाबर ने अधिकार कर लिया था। अब जब सांगा को पता चला तो सांगा अपनी सेना तैयार करेगा। ठीक है। सांगा ने फिर क्या किया भी? सांगा ने एक तो खंडार पर, खंडार दुर्ग कहां भी? खंडार दुर्ग पर अधिकार कर लिया। खंडार दुर्ग या सवाई माधोपुर। ठीक है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कराता है खंडार दुर्ग। सवाई माधोपुर दुर्ग यानी खंडार दुर्ग पर अधिकार किसका? महाराणा सांगा का। महाराणा सांगा ने खंडार दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। फिर खंडार दुर्ग होता हुआ और ब्याना पर पहुंचता है, यानी ब्याना का रक्षक कौन था? ब्याना का रक्षक था मेहंदी ख्वाजा। ठीक है। अब महाराणा सांगा खंडार यानी खंडार होता हुआ और ब्याना पर पहुंचता है। किस पर? ब्याना दुर्ग जो है भरतपुर में, यानी ब्याना पर आक्रमण करेगा और ब्याना को घेर लेगा, चारों ओर घेर लेगा। तो ब्याना का युद्ध होता है। ब्याना का युद्ध कब हुआ था? ये ब्याना का युद्ध 16 फरवरी 1527 ईस्वी को। 16 फरवरी 1527 ईस्वी को किस किस के बीच में हुआ था? सांगा और महाराणा सांगा और वर्सेस बाबर की सेना के बीच। बाबर की सेना के मध्य। ठीक है। बाबर की सेना, इधर तो सांगा, ठीक है, और इधर बाबर की सेना का जो नेतृत्व कौन कर रहा था अभी? मेहंदी ख्वाजा। अब मेहंदी ख्वाजा बाबर का बहनोई भी था और बाबर का मुख्य सेनापति भी था, जो ब्याना दुर्ग का रक्षक छोड़ रखा था। किसको? मेहंदी ख्वाजा को। ठीक है। इसमें कुछ जो मुगल थे वो तो मारे गए। ठीक है। कुछ तो मारे गए थे। इसके अलावा कुछ जो बच गए थे वो अपनी जान बचाकर कहां भागते हैं? दिल्ली भाग जाते हैं। कहां भाग जाते हैं? दिल्ली भाग जाते हैं। ठीक है। और यह महाराणा सांगा पूरी तरह से इनको पराजित करता है। इनको मुगल सेना को पूरी तरह पराजित करता है। कुछ मर जाते हैं और कुछ जो भागकर अपनी जान बचाकर भागकर और दिल्ली
शरण लेते हैं, ठीक है, दिल्ली भाग जाते हैं। और कुछ जो बचे हुए थे, यहाँ जो दिल्ली पहुंचे थे ना, दिल्ली पहुंचे थे बाबर के पास, तो उनके मन में एक भय था। क्या था कि जो महाराणा सांगा है वो बहुत मतलब तीव्र गति से लड़ता है, बहुत बुरी तरह से लड़ता है। ये उनके मन के अंदर भय बैठ गया। और यहाँ के जो शासक था, दिल्ली का शासक बाबर को ये यानी सारी बात बताई कि जो राजपूत जो है वो बहुत गंदी तरह लड़ते हैं, ठीक है, बुरी तरह पराजित करते हैं। यानी इनका जो मनोबल था वो बिल्कुल भी अब गिर गया था। और जो यहाँ के जो सैनिक थे, दिल्ली में जो सैनिक थे, उनका भी फिर मनोबल जो था वो गिर गया था इनके विरुद्ध युद्ध लड़ने का। अब बाबर यहाँ फुल शराब पीता था। क्या पीता था? शराब पीता था, अफीम वगैरह खाता था, ठीक है। तो बाबर ने कहा, बाबर ने सोचा भी अब सभी सैनिकों का तो मन यानी मनोबल जो है वो बिल्कुल भी गिर गया है, तो अब उनको जोश में लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। यानी अगर संपूर्ण भारत पर अगर अधिकार करना है ना, तो पहले उनको जोश में लाना पड़ेगा, ठीक है। युद्ध के लिए उनको पहले उत्साहित करना पड़ेगा सैनिकों को। तो बाबर ने क्या कहा था भी इन सैनिकों को कहा कि आप मेरे से शराब पीने से परेशान हो ना, तो मैं शराब पीना छोड़ दूंगा, आजीवन शराब पीना छोड़ दूंगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे कभी तमगा कर नहीं लूंगा। तमगा कर होता है एक व्यापारिक कर होता था जो मुसलमानों से लिया जाता था, और गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? जजिया कर था, ठीक है। कभी शराब नहीं पीऊंगा, और ये कसम खाता है इसे, मतलब सैनिकों को साहित्य या जोश में लाने के लिए इनको तैयार करता है बाबर, अपनी सेना को तैयार करता है, ठीक है। इस कारण फिर ये कहता है मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा और तमगा कर नहीं लूंगा, ठीक है, और युद्ध को जिहाद घोषित करूंगा। इस तरह मतलब सेना को तैयार करता है, सेना तैयार भी हो जाती है, ठीक है। फिर ये सांगा के विरुद्ध युद्ध लड़ेंगे। कौन सा? खानवा का युद्ध लड़ेंगे। इधर तो बाबर की सेना, बाबर, और इधर महाराणा सांगा, ठीक है। बाबर ने सैनिकों को तैयार किया, यानी इधर तो बाबर सेना तैयार कर रहा है और इधर महाराणा सांगा सेना तैयार कर रहा है। बाबर ने कहा भी मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, ये कसम खाता है बाबर भी कभी शराब नहीं पीऊंगा, ठीक है, कभी शराब नहीं पीऊंगा, और इसके अलावा तमगा कर नहीं लूंगा। कर नहीं लूंगा, इसके अलावा और युद्ध को जिहाद घोषित करूंगा। जिहाद मतलब ये कहता है बाबर की मैं खुद के लिए युद्ध नहीं लड़ूंगा और धर्म के लिए युद्ध लड़ूंगा, ठीक है। और इधर महाराणा सांगा जो अपनी सेना तैयार कर रहा था, इसने किसका इस्तेमाल किया था? पाती परवन प्रथा। पाती परवन प्रथा के तहत मतलब पाती परवन प्रथा के तहत इन सांगा का साथ दिया था जो राजपुताने के जो और जो शासक थे। जैसे मैं कहूं कि एक तो बीकानेर का राव जैत सिंह का पुत्र था कौन? कल्याणमल। और मारवाड़ का जो शासक था कौन? राव गांगा। गांगा का पुत्र कौन था जो 10,000 सेना लेकर आया था? मालदेव। इसके अलावा आमेर का शासक कौन था? पृथ्वीराज कछवाहा। चंदेरी का मेदिनी राय था। शिरोई का खेराज दुद्धा था। सादरी का जला अज्जा था, ठीक है। मेड़ता का वीरमदेव था। और जो अफगान जो सेनापति कौन था? भी महाराणा सांगा का, ठीक है। इनकी सभी बात करेंगे। पाती परवन प्रथा, ये पाती परवन प्रथा क्या होती है? एक निमंत्रण पत्र होता है, निमंत्रण पत्र, यानी एक राजा जो दूसरे राजा की सहायता करता है, निमंत्रण पत्र होता है। पाती परवन प्रथा के तहत यानी ये जो निमंत्रण पत्र है राजपुताने के सभी शासकों के पास पहुंचा दिया था कि आप क्या करो? सहायता करो मेरी। तो फिर इसमें जो महाराणा सांगा का जो साथ देंगे वो कौन देंगे? भी एक तो बीकानेर का शासक कौन होगा? बीकानेर का शासक होगा राव जैत सिंह का पुत्र। राव जैत सिंह का पुत्र कौन होगा? भी कल्याणमल। राव जैत सिंह का पुत्र कल्याणमल होगा एक तो, राव जैत सिंह का पुत्र कल्याणमल। इसके अलावा मारवाड़ का शासक कौन होगा? भी मारवाड़ का शासक होसी राव गंगा का पुत्र मालदेव, ठीक है। मालदेव, राव गंगा का पुत्र होगा मालदेव। इसके अलावा आमेर का शासक कौन होगा? भी आमेर का शासक होगा आमेर जो वर्तमान जयपुर में है, ठीक है।
आमेर का शासक होगा पृथ्वीराज कछुआ है, पृथ्वीराज कछुआ है, पृथ्वीराज कछुआ है। इसके अलावा नागौर का शासक, या मैं कहूं मेड़ता का शासक होगा वीरमदेव। चंदेरी का शासक, चंदेरी जो वर्तमान में कहा है मध्य प्रदेश में, चंदेरी का कौन था भी? मेदिनी राय। इसके अलावा चंदेरी के अलावा और भी, जैसे बूंदी का शासक कौन था भी? नारायण दास, बूंदी का नारायण दास। इसके अलावा सिरोही का शासक कौन था जो माणा सांगा का सहायता कर रहा था? सिरोही का शासक अक्खेराज दूदा। इसके अलावा जगनेर जो वर्तमान में भरतपुर में आता है, ठीक है। जगनेर भरतपुर का शासक कौन था भी? जगनेर भरतपुर का अशोक परमार। जगनेर भरतपुर का शासक कौन था? अशोक परमार, जगनेर का अशोक परमार। और सादड़ी का कौन था भी? सादड़ी का था जाला अज्जा, जो महाराणा सांगा घायल होने पर महाराणा सांगा का राज मुकुट धारण करेगा वो जाला अज्जा ही होगा। सादड़ी का जाला अज्जा। और वागड़ का उदय सिंह। वागड़ कौन सा भी? वागड़ का रावत उदय सिंह है, ठीक है। वागड़ का उदय सिंह, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र उसको वागड़ कहते हैं, ठीक है। वागड़ का उदय सिंह होगा। और देवलिया जो वर्तमान प्रतापगढ़ में, देवलिया का कौन था भी? बाघ सिंह। देवलिया का बाघ सिंह था। इसके अलावा और सलूम्बर का कौन था भी? सलूम्बर का रतन सिंह चुड़ावत। ये महाराणा सांगा का क्या दे रहे थे भी? साथ दे रहे थे। कौन कौन? एक तो बीकानेर का कौन था भी? कल्याणमल था। और मारवाड़ का शासक मालदेव था। और आमेर का शासक पृथ्वीराज कछवाहा था। मेड़ता का वीरमदेव था। और चंदेरी का मेदिनी राय था। वागड़ का उदय सिंह था। और सलूम्बर का रावत रतन सिंह चुड़ावत था। और कौन था? देवलिया का बाघ सिंह। और सादरी का जाला अज्जा था भी, जो महाराणा सांगा का राजमुकुट धारण करेगा, ये जाला अज्जा होता भी, ठीक है। सिरोही का अखेराज दूता था। अब ये ठीक है। अब जो बाबर है वो अपनी सेना तैयार कर लेता है और महाराणा सांगा अपनी सेना तैयार कर लेता है। अब दोनों के बीच जो युद्ध होगा वो कौन सा होगा भी? खानवा का युद्ध होगा। खानवा जो कहा भी? रूपवास तहसील भरतपुर में, दोनों के बीच युद्ध होगा। महाराणा सांगा और बाबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था ये? 17 मार्च 1527 ईस्वी को। और कहां लड़ा गया था ये खानवा का युद्ध? रूपवास तहसील भरतपुर जिला, भरतपुर, ठीक है। रूपवास तहसील भरतपुर में किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो गंभीर नदी के किनारे, सीधा होगा गंभीर नदी के किनारे लड़ा गया था, ठीक है। किस किस के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था? सांगा और बाबर के मध्य, ठीक है। इसमें बाबर विजयी हुआ था और महाराणा सांगा पराजित हुआ था, ठीक है। अब महाराणा सांगा पराजित होने के क्या क्या तथ्य है उनकी भी मैं बात करूंगा, ठीक है। और खानवा का युद्ध जब बाबर विजयी हुआ था तो बाबर ने एक तो गाजी की उपाधि धारण की, ठीक है। गाजी का अर्थ होता है कि काफिरों का वध करने वाला, ठीक है। गाजी की उपाधि धारण की थी और युद्ध को जिहाद घोषित किया था, ठीक है। और जो राजपूताने के जितने राजपूत जो शासक थे ना, उनके जो खोपड़ी वगैरह थी उनकी मीनार बनवा दी थी, ठीक है। और बाबर जो विजयी हुआ था इसका क्या कारण था भी? इसने एक तो तोपखाने वह तुलुगमा
पद्धति का इस्तेमाल किया यानी तोपखाना यानी गोला बारूद और तुलुगमा पद्धति का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तोपखाना मतलब गोला बारूद का प्रयोग किया था। और इनके पास क्या थे? इनके पास तलवार, भाले और तीर कमान भी। ठीक है, ये हथियार थे इनके पास। तो महाराणा सांगा के पास और बाबर के पास क्या थी? बाबर के पास एक तो तोप थी। ठीक है, इसके अलावा ये कौन सी तकनीक जानता था? तुलुगमा पद्धति। तुलुगमा पद्धति मैंने बताया कि एक तो दुश्मन सेना के बाईं ओर सेना भेज देना और एक दुश्मन सेना के दाईं ओर सेना भेज देना, एक पीछे से आगे से दुश्मन सेना पर वार करना। ठीक है, ये जानता था कौन? बाबर। जो कहां से सीखी थी? उज़्बेकों से सीखी थी। ठीक है, महाराणा सांगा का अब एकमात्र मुस्लिम सेनापति जो महाराणा सांगा का साथ दे रहा था वो कौन था भी? तो महाराणा सांगा का एकमात्र मुस्लिम सेनापति जो महाराणा सांगा का साथ दे रहा था वो कौन था भी? हसन खां मेवाती। ये जो हसन खां मेवाती है ना, ये कहां का था भी? अलवर का था। अलवर का। ठीक है, ये तो था एकमात्र मुस्लिम सेनापति, एकमात्र मुस्लिम सेनापति जो महाराणा सांगा का साथ दे रहा था। ठीक है, एकमात्र मुस्लिम सेनापति होता है। इसके अलावा एकमात्र अफगान सेनापति, एकमात्र अफगान सेनापति जो कौन होता भी? महाराणा सांगा का जो साथ देते हैं वो होता है इब्राहिम लोदी का भाई होता है, जिसका नाम होता है महमूद लोदी। क्या होता है? महमूद लोदी। यानी जो दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे, भले ही पराजित हो गए थे बाबर से, लेकिन जो बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए ये भी तैयार थे। कौन? एक तो महमूद लोदी, एक हसन खां मेवाती, यानी जो लोदी वंश के जो शासक थे। ठीक है, मुस्लिम जो शासक थे, ये भी इस बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए किसके पास आ गए थे? महाराणा सांगा के पास आ गए थे। क्यों? जब इब्राहिम लोदी के नेतृत्व में जब ये जो मुगल मुस्लिम जो सेना जो थे लड़ रहे थे, ठीक है, तो पराजित हो गए थे, तो वो कुछ जो इनका जो विरोधी थे, बाबर के जो विरोधी थे, वो सांगा की शरण में आ गए थे। ठीक है, इनका साथ देने के लिए। अब सभी जो राजपूत जाति थी, यानी वो बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए एकजुट हुई थी। ये एकजुट करने वाला जो प्रथम जो मेवाड़ का शासक था वो महाराणा सांगा था। यानी ये महाराणा सांगा ही ऐसा काम कर सकते थे और किसी शासक नहीं कर सकते थे, जो सभी राजपूतों को इकट्ठा कर सकते थे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? महाराणा सांगा का जो साथ दे रहे थे वो थे हसन खां मेवाती, और एकमात्र अफगान सेनापति महमूद लोदी था। अब महाराणा सांगा पराजित हो गया। इसमें महाराणा सांगा के क्या लग जाता है? एक तीर लग जाता है। ठीक है, महाराणा सांगा के तीर लग जाता है सिर में, और महाराणा सांगा तीर लगने पर अब महाराणा सांगा का राजमुकुट धारण कौन करेगा भी? महाराणा सांगा का राजमुकुट धारण करेगा झाला अज्जा। झाला अज्जा, यानी झाला अज्जा ने सांगा का राजमुकुट धारण किया। राजमुकुट धारण किया, यानी तीर लगने से महाराणा सांगा घायल हुए थे। उसके बाद में जो सादड़ी का जो झाला अज्जा था, इसने महाराणा सांगा का राजमुकुट धारण किया था। ठीक है, पहले तो जो सुरमर के रावत रतन सिंह चुड़ावत को कहा गया था कि आप जो राजमुकुट है महाराणा सांगा का वो धारण कीजिएगा, लेकिन उन्होंने क्या कहा भी? रावत रतन सिंह चुड़ावत ने कहा कि मेरे जो पूर्वज है वो पहले ही मेवाड़ छोड़ चुके हैं, मैं एक क्षण भी राजमुकुट धारण नहीं करूंगा। हाँ, जो राजमुकुट धारण करेगा ना, उनकी मैं मरते दम तक सहायता करूंगा। ये किसने कहा था? ये रावत रतन सिंह चुड़ावत ने कहा था। फिर इस झाला अज्जा को ये राजमुकुट धारण करवाया गया था, और झाला अज्जा जो है वो लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है। वीर गति को प्राप्त कौन? झाला अज्जा। ठीक है, बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अब महाराणा सांगा घायल हो गया था इस युद्ध में। ठीक है, महाराणा सांगा घायल होने के बाद में महाराणा सांगा को कहां ले जाया गया? बसवा दौसा में ले जाया गया था। ठीक है, और युद्ध मैदान से महाराणा सांगा को बाहर किसने निकाला था भी? युद्ध मैदान से महाराणा सांगा को बाहर निकाला था एक तो पृथ्वीराज कछवाहा ने, ठीक है, और मालदेव ने बाहर निकाल कर ले जाते। कहां ले जाते? अभी बसवा दौसा में। मूर्छित या फिर मैं कहूं घायल सांगा को बसवा जो गांव है दौसा में ले जाया गया।
ठीक है। और बसपा दौसा में सांगा का क्या बना हुआ, अभी सांगा का चबूतरा बना हुआ है, सांगा का चबूतरा। माणा सांगा का चबूतरा पूछे तो बसपा दौसा में बना हुआ है। यहाँ ले जाएगा बसपा दौसा में, यहाँ पर फिर माणा सांगा का इलाज करवाया गया था। ठीक है। जब माणा सांगा को होश आया तो फिर माणा सांगा ने कहा कि युद्ध में विजय कौन हुआ है, या ना यानी माणा सांगा ने जब अपने जो सैनिकों से पूछा तो इनके सैनिकों ने जवाब दिया कि हम क्या राजपूत जो है वो क्या हो चुके हैं, अभी पराजित हो चुके हैं, और जो मुगल है वो विजयी हो चुके हैं। तो माणा सांगा को जब इतनी दूर ले आए ना, तो फिर सांगा ने अपने सैनिकों को बड़ा बुरा कहा। ठीक है। और कुछ दिन बाद कहते हैं कि जो बाबर जो होता है ना, वो बस एक दो जो इलाके होते हैं राजपूतों के, उन पर अधिकार नहीं कर पाता है। तो बाबर के मन में ख्याल आता है क्यों नहीं उनको भी जीत लिए, जैसे चंदेरी का जो क्षेत्र था उन पर अधिकार कर लेते हैं। तो फिर बाबर है वो चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए जब जाता है तो माणा सांगा को पता चलता है। फिर माणा सांगा है यहाँ से अपनी सेना को तैयार करता है और कहते हैं कि चलो चंदेरी का जो शासक था को मेदिनी राय, यानी मेदिनी राय ने अपनी सहायता करी थी और हम भी उनकी सहायता करेंगे। तो जब सांगा यहाँ से अपने सैनिकों को जब तैयार करता है ना लड़ने के लिए, तो कहते हैं कि इरिच गांव तक पहुंचते हैं। इरिच गांव जो मध्य प्रदेश में इरिच गांव तक पहुंचते हैं, और इस इरिच गांव में जो युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे वो उन्होंने क्या किया, अभी इरिच गांव में माणा सांगा को जहर दे दिया। इरिच गांव में सांगा को क्या दे दिया, अभी जहर दे दिया था, जहर दे दिया। इरिच गांव जो कालपी मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। और कुछ ही दूरी तय की थी कालपी मध्य प्रदेश में, कालपी जो मध्य प्रदेश में भी, यहां पर सांगा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कब? 30 जनवरी 1528 को। ठीक है। कब हो जाती है मृत्यु? 30 जनवरी 1528 ईस्वी को, 30 जनवरी 1528 ईस्वी को कालपी मध्य प्रदेश में मृत्यु हो जाती है। और जहर कहां दिया गया था अभी, यानी जहर दिया गया था इरिच गांव मध्य प्रदेश में। ठीक है। माणा सांगा के कहते हैं कि 80 गांव थे, छोटे बड़े कितने गांव थे, 80 गांव थे, जिस कारण इनके जो सैनिक थे उन्होंने अपने जो डिस्कस किया आपसी में डिस्कस किया कि माणा सांगा जो खुद तो आधा मरा हुआ है और अपने को और मारेगा ये। तो इस कारण क्या किया, अभी जो सैनिकों ने इसको जहर दे दिया। ठीक है। सांगा को कहा इरिच गांव मध्य प्रदेश में, और कालपी मध्य प्रदेश में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर कालपी मध्य प्रदेश से इनको लाया जाता है कहा, मांडलगढ़ में, और मांडलगढ़ में जो कहा भी भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, और यहाँ पर इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। माणा सांगा का अंतिम संस्कार किया जाता है, अंतिम संस्कार कर दिया। ठीक है। और यहाँ पर मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ही माणा सांगा की 32 खंभों की, कितने खंभों की, 32 खंभों की छतरी बनी हुई। माणा सांगा की जो 32 खंभों की छतरी बनी हुई, कहां बनी हुई, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है। ठीक है। तो अंतिम रूप से इनका अंतिम संस्कार किया गया था मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, और 32 खंभों की छतरी बना दी। कहा ये जो छतरी किसने बनवाई थी भी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो छतरी है ये किसने बनाई थी, अशोक परमार ने, अशोक परमार ने। ठीक है। और अशोक परमार को माणा सांगा ने कौन सा कस्बा दिया था, बिजोलिया का क्षेत्र दिया था सांगा ने, किसको, अशोक परमार को। ठीक है। जो जगनेर भरतपुर का था, ये माणा सांगा की सहायता करता है ना, माणा सांगा की सहायता करता है, तब ये अशोक परमार को बिजोलिया का कस्बा दे। अब आपसे पूछे भी माणा सांगा है ये खानवा युद्ध में जो पराजित हुआ था, तो इसमें पराजित होने का मुख्य कारण क्या था, तो उस मुख्य कारण की हम बात कर लेते हैं। ठीक है। जो सांगा जो पराजित हुआ था, तो इसका जो मुख्य कारण क्या था, अभी क्यों पराजित हुआ था। एक तो बाबर का तोप खाना, यानी बाबर, चलिए यहां लिख देते हैं, सांगा का युद्ध में पराजित होने के मुख्य कारण, एक तो ये कारण था कि बाबर तकनीक जानता था, तो बाबर द्वारा
तोप खाने व तुलुगमा पद्धति का प्रयोग करना। ठीक है, इसके अलावा सांगा द्वारा बियाना विजय के तुरंत बाद बाबर पर आक्रमण न करना या फिर मुगलों का पीछा न करना, यानी जब बियाना विजय के तुरंत बाद यदि महाराणा सांगा उनका पीछा करते हुए और दिल्ली पहुंचता ना, तो आज बाबर है वो पराजित होता था। क्यों? उस समय क्या हुआ था, अभी जो मुगलों के जो मुगल जो थे ना, मुगल सैनिकों के जो मन में जो भय था, वो भय होने के कारण इसका महाराणा सांगा का, क्यों महाराणा सांगा शक्तिशाली शासक था, तो उनके मन में ये भय बैठ गया था। तो ये जो भय बैठ जाने के कारण अब जो मुगल जो थे उनका जो मनोबल गिर गया था। मनोबल गिरने के कारण वो इतना जोश में नहीं थे इनके विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए, तो पहले वो डर गए थे महाराणा सांगा से। ये तुरंत बाद ये आक्रमण करता ना उस बाबर पर, तो वो आज बाबर पराजित होता था। ठीक है, इसके अलावा और मुख्य कारण क्या था, अभी जो महाराणा सांगा पराजित हुआ था, एक जो महाराणा सांगा ने जो राजपुताने के जो अधिकतर जो शासकों को जब इकट्ठा किया था, तो उसमें जो ऐसे भी शासक थे जो सांगा के भी विरोधी थे और आपसी में जो शासक आए थे उनके भी विरोधी थे। ठीक है, इसके अलावा महाराणा सांगा का हाथी पर सवार होकर आना, सांगा का हाथी पर सवार होकर आना, सांगा का हाथी पर सवार होकर आना। अब सांगा जब हाथी पर सवार होकर आया था और जो मुगल जो थे वो किस पर, वो घुड़सवार आए थे। मुगल जो थे वो घुड़सवार आए थे और ये हाथी पर सवार होकर। अब जब हाथी, आपको पता है कि हाथी बड़ा होता है या घोड़ा है वो बड़ा होता है, तो हाथी बड़ा होता है ना, तो हाथी बड़ा था, जिस कारण अब जो दुश्मन सेना को जो तीर लगाने का या फिर उस पर आक्रमण करने का जो मौका था वो मिल गया था, जिस कारण महाराणा सांगा घायल हो गया था। जैसे ये जो सेना थी ये किसकी थी, महाराणा सांगा की, और महाराणा सांगा जो हाथी पर सवार होकर आया था, जैसे ये आती है, यहां बैठा है महाराणा सांगा। ठीक है, और जो शासक आए थे और इसके अलावा राजपुताने के वो यहां पर थे। ठीक है, पीछे थे, और इधर बाबर जो अपनी तोप लेकर आया था। ठीक है, ऐसे तोप, और बाबर जो थे वो किस पर सवार थे भी, यानी घोड़े पर सवार थे। यानी इस तरह घोड़े पर सवार थे बाबर। ठीक है, और सांगा जो ऊपरी ऊपर बैठा था। अब पता तो चल नहीं था किसको, अब जब यहां से जब ये तीर वगैरह चलाते हैं, बाबर ने जब तीर वगैरह चलाई इनके सैनिकों ने, तो महाराणा सांगा को यानी सीधा कहां लगा था, सर में लगा था तीर। ठीक है, इसके अलावा जो इनके जो तोप थे, तोपों के जो आवाज थी, आवाज के कारण ये जो इनके हाथी थे सांगा के वो पीछे हटने लगे, और पीछे हटने लगे तो पीछे कौन थे, इनके खुद के जो सैनिक थे उनको भी देख लो मार दिया था। ये गलती कर दी थी महाराणा सांगा ने। ठीक है, हाथी को लेकर आया था जिस कारण अब ये हाथी पीछे हटने लगे तो इनको भी रोंद दिया था इनके सैनिकों ने। ठीक है, इनकी आवाज के कारण डर गए थे हाथी। ठीक है, इस कारण कहते हैं कि महाराणा सांगा है वो इस युद्ध में पराजित हुआ था। ठीक है, अब जो महाराणा सांगा के बाद में जो शासक बनेंगे वो कौन बनेंगे, रावल रतन सिंह सेकंड बनेंगे, महाराणा रतन सिंह सेकंड बनेंगे। तो रतन सिंह सेकंड की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।